नमस्कार दोस्तों, लो अपडेट्स में आपका स्वागत है और मैं हूं देवेंद्र एडवोकेट। आज हम एफआईआर दर्ज कराने के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से और कैसे एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और इसके क्या क्या नियम है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कभी न कभी किसी न किसी के साथ कोई न कोई घटना होती है। तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ मारपीट या झगड़ा होता है तब हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हमारे से संबंधित नज़दीक थाने में जाते हैं। तब आपके साथ जो घटना कारित की जाती है, आप उस घटना के बारे में संबंधित एसएचओ को बात बताते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एसएचओ आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है या फिर ले लेता है। अगर ले लेता है, जो कि आप लिखित में जा रहे हो, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उस एफआईआर में क्या क्या फैक्ट्स होने चाहिए, जिससे कि संबंधित अनुसंधान अधिकारी को उस मुलजिम को सजा दिलाने में सहायता मिले और आपको न्याय मिले। तो हम ये जानते हैं कि जब हमारे साथ कोई घटना होती है तो वो यदि ज्ञात व्यक्ति है तो हमें एफआईआर में उन सभी व्यक्तियों के नाम, आयु, पता, यदि घटना जिस जगह पर हुई है उस घटना का वर्णन होना चाहिए। जिस दिन और जिस समय पर हो तो वो दिन और वो घटना और वो समय उस जगह का उस एफआईआर में दर्ज होना आवश्यक है। साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ कोई घटना कारित करी है वो अज्ञात व्यक्ति है, तब आप उनके हाइट के बारे में, उनके बालों के बारे में, उनके फेस कट या फिर जिस प्रकार के भी उन्होंने कपड़े या उनकी जो एक्टिविटी है उसके बारे में उस एफआईआर में आप वर्णित कर सकते हैं। साथ ही यदि उनके द्वारा किसी हथियार से आपके साथ मारपीट की गई है तो आपको ये जरूर दर्शित करना चाहिए कि किस व्यक्ति के हाथ में कौन सा हथियार था। और जब वो व्यक्ति आपके साथ मारपीट करता है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने किस हथियार से आपके किस स्थान पर चोट कारित की है। ये एफआईआर का सबसे आवश्यक अंग है, जिसके बिना उसे सजा नहीं दिलाई जा सकती है। तो जब आपने अपनी संपूर्ण एफआईआर में संपूर्ण फैक्ट्स लिख लिए हैं, तब आप उसको संबंधित एसएचओ को थाने में जब देने जाते हो और वो कई बार लेने से इनकार कर देता है। लेने से इनकार करने का सामान्यतः मुख्य कारण एक होता है भ्रष्टाचार, दूसरा राजनीतिक पहुंच। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने आपके साथ अपराध किया हो वो आपके संबंधित एरिया का एक अच्छी पहुंच वाला व्यक्ति हो सकता है, वो राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति हो सकता है, वो प्रशासनिक पहुंच वाला व्यक्ति हो सकता है। तो ऐसे दबाव के कारण कई बार एसएचओ आपकी सीधी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। लेकिन आपको इस बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी धारा 154 सीआरपीसी में आप की रिपोर्ट दर्ज करने से एसएचओ मना कर देता है, तब आप क्या करें। तो इसके बाद में आप सीआरपीसी 154(3) में आप अपनी जो रिपोर्ट आपने लिखी है उसको संबंधित सिटी के एसपी यानी कि आपके शहर के पुलिस अधीक्षक के नाम आप चाहे तो स्वयं उसको देकर आ सकते हैं या फिर डाक द्वारा पोस्ट भी कर सकते हैं। जब आपकी ये पोस्ट संबंधित एसपी के पास पहुंच जाएगी, तब यदि उसे यह लगता है कि आपके साथ जो घटना हुई है वो एक गंभीर प्रकृति की है, तब वह स्वयं उसको जांच कर सकता है या फिर अन्यथा अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देशित कर सकता है कि उक्त मामले का अनुसंधान उचित और सत्य प्रकट करते हुए किया जाए। लेकिन जब आपकी ये जो आपने जो एफआईआर दी है, आपने जो एप्लीकेशन दी है संबंधित एसपी को और वो वहां पे थाने में पहुंच जाती है एसपी के द्वारा, तब भी यदि पुलिस अनुसंधान उसमें नहीं करे या मुकदमा दर्ज नहीं करे तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। न्याय अभी भी बाकी है। तब क्या करना है, तब आपको अपना नजदीकी जो भी आपका वहां पे अदालत है वहां पर आप एक एडवोकेट हायर कर सकते हैं और उसके द्वारा सीआरपीसी 156(3) में एक परिवाद न्यायालय में दे सकते हैं। जब न्यायालय आपकी दी गई एप्लीकेशन अर्थात परिवाद से संतुष्ट हो तो वह तुरंत प्रभाव से 156(3) अर्थात एफआईआर दर्ज करने का संबंधित थाने को निर्देश दे सकता है और यह देना उसकी ड्यूटी है। लेकिन यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो वो उसे परिवाद मान के 155 में आपके बयान दर्ज करके
जांच करने का आदेश भी दे सकता है। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब मान लीजिए हमारे मोबाइल खो गए या बाइक खो गई, तो जरूरी नहीं है कि आप उस एफआईआर को दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाएं या कोर्ट जाएं। इस बात की रिपोर्ट आप एक कंप्लेन के रूप में, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति एमपी का है तो एमपी सीओपी कोप, एमपी कोप, यदि राजस्थान का है तो RAJ COP कोप, जैसे ऐप में जाकर भी आप ऑनलाइन इसकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एफआईआर आप अन्य ऐप के द्वारा भी ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं घर बैठे, वो भी मान्य होती है। लेकिन मान्य कब होगी? जब पुलिस अधिकारी के द्वारा अनुसंधान करते समय आपको नजदीकी या संबंधित थाने में बुलाया जाएगा और नजदीकी संबंधित थाने में आपको वहां आना होगा और आपको बयान देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन कोई कंप्लेंट दर्ज करवा दी और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद में आपको संबंधित थाने में बयान देने के लिए आवश्यक रूप से जाना होगा। देखिए, अब मैंने बात करी है आपसे कि अपराध जो होता है वो दो प्रकार का होता है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। जब आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है, यदि वो कॉग्निजेबल है तो पुलिस अनुसंधान अधिकारी मैजिस्ट्रेट की परमिशन के बगैर उक्त मुलजिम को, जो भी आपने दर्शाए गए, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है और जांच कर सकता है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि किया गया अपराध नॉन कॉग्निजेबल है, अर्थात असंज्ञेय है, तब वो गिरफ्तार नहीं करेगा। सबसे पहले वो उस उक्त मामले की जांच करेगा, उसके बाद में गिरफ्तारी करेगा। कब? लेकिन जब मैजिस्ट्रेट जो उस संबंधित थाने की पावर रखता है वो आदेशित करेगा, तब ही उक्त मुलजिम को पुलिस अनुसंधान अधिकारी गिरफ्तार करेगा। और यदि आपको ऐसा कई बार लगता है कि संबंधित थाने में आप नहीं जा पा रहे हैं या आपकी हेल्प नहीं की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि 2018 में जो संशोधन हुए हैं उसमें क्या होता है कि जैसे किसी महिला के साथ एसिड अटैक हुआ है, गैंग रेप हुआ है, या फिर यौन अपराध हुए हैं, या फिर मर्डर हुआ है, जैसे जघन्य अपराध जो हुए हैं, उनके लिए संबंधित पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करनी ही होगी, ये मान लीजिए आप। और साथ ही उसी दिन उसके 161 के बयान किए जाएंगे, 24 घंटे के अंदर उक्त महिला के 164 CRPC के बयान किए जाएंगे। साथ ही तुरंत प्रभाव से संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी है या संबंधित आपके अस्पताल है, वहां पर उसका मेडिकल कराया जाएगा। और यदि उसे ऐसा लगता है कि किसी प्रकार से महिला को संरक्षण की आवश्यकता है तो वो भी दिलाया जाएगा। और मुलजिमानों को गिरफ्तार करने के लिए तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जहां पर माफ करना, लेकिन जहां पर पुलिस अधिकारी को लगता है कि किया गया अपराध सामान्य प्रकृति का है, तब वह उस अपराध के लिए सबसे पहले जांच करेगा। या ध्यान रख लीजिए कि जब कभी आपके साथ कोई घटना होती है तो एक घटना की एक ही रिपोर्ट दर्ज करवानी है। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि एक घटना की आप अलग अलग तरीके से थोड़ा बहुत चेंज करके बार बार रिपोर्ट लिखवाएं। एक घटना की एक रिपोर्ट लिखवानी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पर आपके साथ 2-3 घटनाएं हो जाए, तब भी वो पुलिस अधिकारी उन सभी घटनाओं को संकलित करते हुए एक ही एफआईआर बनाने की कोशिश करेगा, जिससे कि अनुसंधान में उसे सहायता मिले, मुलजिमों को गिरफ्तार करने में उसे सहायता मिले। दोस्तों, आपको एक बात अवश्य ध्यान रखनी है कि जब कभी अपराधी के द्वारा आपके साथ कोई घटना कारित की जाती है, तब वो एफआईआर आपको तुरंत अविलंब नजदीकी थाने में दर्ज करवाना है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि की गई घटना मेरे संबंधित क्षेत्राधिकार या संबंधित थाने में नहीं आती है तो मैं उसको वहां दर्ज ना कराऊं। यदि आपका वो क्षेत्राधिकार नहीं भी है तो भी आप उस संबंधित थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। जब कभी आप संबंधित थाने में जाएंगे तब वहां आप इस बात को कह सकते हैं कि मैंने संबंधित अपराध की वहां पर एक रिपोर्ट करवाई है, तब उचित अधिकारी के द्वारा उस एफआईआर को मंगाकर उचित अनुसंधान किया जा सकता है। साथ ही एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब आपके साथ कोई घटना कारित की जाती है तब आपको अविलंब दर्ज करवाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसको अगर विलंब कारित कर दिया जाए तो उससे अपराधी के भागने का डर रहता है, साक्ष्यों के गायब करने या छुपाने का डर रहता है। यदि आपने इस प्रकार की विलंब किया तो बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन यदि आपने फिर भी किसी भी प्रकार से आपने थोड़ा अविलंब भी करवाने की कोशिश, आपने अविलंब भी कर दी है और आप दर्ज कराने भी चले गए, तो आपको विलंब होने का उचित कारण उस एफआईआर में दर्शित करना होगा। जैसे यदि आपके साथ में जब घटना हुई थी तब आपके या आपके साथीगण के साथ में किसी प्रकार की गंभीर चोट कारित की गई है, तब आप सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराएंगे या फिर अपने या अपने साथी का इलाज करवाएंगे? तो सामान्य सी बात है कि आप अपना या अपने साथी का इलाज कराने नजदीकी अस्पताल में जाएंगे और जब आपको यह लगेगा कि हाँ भाई आप स्वस्थ हैं, हल्का फुल्का बयान देने लायक हैं, तब आप नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने जाएंगे। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के लगी है, दूसरे व्यक्ति के नहीं लगी है, तब आप जब रिपोर्ट दर्ज करवाने संबंधित थाने में जाते हो तो संबंधित अधिकारी जब आपका कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो या आप स्वयं हो, तब पर्चा बयान वो स्वयं लेने अस्पताल में आएगा और आपके पर्चा बयान लेने के आधार पर भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, जब आपके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तब एक बात अवश्य ध्यान रखें कि एफआईआर की एक प्रति आपको निःशुल्क दी जाती है। यदि आपके द्वारा दिए गए परिवाद पर संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो आप संबंधित पुलिस अधिकारी की शिकायत उच्च अधिकारी से कर सकते हैं। और साथ ही यदि आप संबंधित थाने में गए रिपोर्ट कराने और आपको लगता है कि मुझे इस बात का भी सबूत चाहिए, तो संबंधित थाने के बाहर खड़े होकर आप अपनी सेल्फी लेते हुए एक वीडियो बना लीजिए ताकि आपको ये सामने वाले अधिकारी को लगे कि भाई आप वास्तव में रिपोर्ट दर्ज कराने गए थे और संबंधित अधिकारी ने आपकी कंप्लेन नहीं सुनी। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि सामने वाले ने रिपोर्ट हमारी नहीं सुनी, इसका मतलब किसी न किसी उच्च अधिकारी का या फिर प्रशासनिक व्यक्ति या फिर राजनीतिक व्यक्ति का इतना ज्यादा दबाव है कि जब हमारे ऊपर इतना जघन्य अपराध हो गया है, इसके बावजूद रिपोर्ट नहीं ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को, उस अधिकारी को सबक भी सिखाना जरूरी है और सबक सिखाने के लिए हमारे पास सबूत भी होना जरूरी है। तो जब थाने का कोई अधिकारी आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करे तो ऐसा सबूत जरूर अपने पास रख लीजिएगा ताकि आप उसे उचित तरीके से, लीगल तरीके से सजा दिला सके और अपने लिए थाने से, न्यायालय से न्याय प्राप्त कर सकें। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।